गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अ कंपनी हैज़ अ बुक वैल्यू। एक कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू है पर शेयर ऑफ रुपीज़ 137.80। कंपनी के जो शेयर है उसकी बुक वैल्यू 137.80। इट रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आर दे रखा है कि इक्विटी पे जो कंपनी रिटर्न करती है वो 15% है। एंड इट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रिटेन अर्निंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग। इसकी जो रिटेन अर्निंग है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं वो 60% है। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी को कमाने कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 18% है, मतलब जो भी कंपनी अर्न करती है 18% का उनका जो भी लोन लेती है उस पर 18% का खर्चा होता है। कंपनी का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। हालांकि ये चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस का है और इसमें ये पहला क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड है, अदरवाइज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बॉन्ड और डिवेंचर से रिलेटेड मिलेंगे। फर्दर कह रहा है कि अडॉप्ट द परपिचुअल ग्रोथ मॉडल टू अराइव योर डिसीजन। सो कहीं ना कहीं बेसिकली कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा है और करंट प्राइस मांग रहा है, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे रखा है, रिटेन अर्निंग भी दे रखी है और रिटर्न ऑन इक्विटी आर भी दे रखा है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड आफ्टर ईयर। देखो जो भी क्वेश्चन में अर्निंग और डिविडेंड है वो एक्सपेक्टेड है आफ्टर ईयर। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस कितना है? ईपीएस कह रहा है कि कंपनी की वैल्यू पर शेयर कितनी है 137.80 एंड इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे कितना रिटर्न दे देते हैं 15%। डैट मीन्स की कंपनी की जो अर्निंग है, अगर कोई भी कंपनी में 137.80 रुपीज़ लगाता है तो वो 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे देते हैं। डेट मीन्स की कंपनी का जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो हो गया आपका 20.67। ओके गाइस, अब 20.67 हो गया तो कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है 60%। तो कंपनी को डिविडेंड पे करना, तो डिविडेंड कंपनी अपनी अर्निंग पे करती है तो कंपनी 40% का डिविडेंड पे करेगी। सो गाइस यहाँ पे आपका डिविडेंड कितना आ जाएगा? आपका डिविडेंड आ जाएगा 8.27। और योर डिविडेंड, जब आपका डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड 8.27 आ गया तो आप ग्रोथ मॉडल का फार्मूला लगा के आज का करंट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ग्रोथ मॉडल का फार्मूला क्या होता है? पीओ इक्वल टू में डी वन अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। अब D1 कितना है हमने निकाल लिया 8.27। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दे रखा 18%। अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, वर्किंग नंबर नोट 2 डालते हैं, ग्रोथ निकाल लेते हैं। तो ग्रोथ का फार्मूला होता है बी इंटू में आर, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेन अर्निंग। आपकी बी कितनी है रिटेन अर्निंग 60% है और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 0.15। तो आपकी ग्रोथ आ गई 9% की। तो 9% की ग्रोथ को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आज का जो शेयर की आज की वैल्यू क्वेश्चन ने मांगी है कॉस्ट ऑफ, आज की शेयर की वैल्यू वो 91.89 आ जाएगी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और थोड़ा सा लॉजिकल था। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एबीसी लिमिटेड एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर करंटली सेलिंग एट रुपीज 13 पर शेयर। एबीसी लिमिटेड का शेयर अभी करंटली 13 रुपये में बिक रहा है। देयर आर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी क्या है एक नया प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है जिसके लिए कंपनी को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो 20 लाख रुपए दो तरीके से ले सकती है कंपनी। वन इज टू टेकन द लोन और अनदर इज टू इशू अ शेयर। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द राइट। हमें एक तो एक्स राइट प्राइस बताना है और एक वैल्यू ऑफ द राइट बताना है कि राइट शेयर कितना में देंगे। इफ
द फर्म ऑफर्ड वन राइट शेयर फॉर एवरी टू शेयर हेल्ड। मतलब कंपनी इस क्वेश्चन में राइट शेयर इशू करने जा रही है 20 लाख रुपए को फाइनेंस करने के लिए, और दो शेयर, जिसके पास दो शेयर है उसको वन शेयर राइट शेयर दे रही है। तो क्वेश्चन है कि एक्स राइट प्राइस क्या होगा एंड वैल्यू ऑफ द राइट क्या होगा। तो सबसे पहले आंसर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। पहले पार्ट में है कि देखो आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 10 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, और आप 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दे रहे हो। डेट मीन्स कि आपको 5 लाख शेयर इशू करने हैं। अब 5 लाख शेयर इशू करने हैं और नंबर और कितना अमाउंट लेना है, 20 लाख। तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ द राइट 4 हो गया, वैल्यू ऑफ द राइट हमारा ₹4 हो गया, कि एक राइट शेयर अगर हम 4 रुपए में दे तो हमारे 20 लाख रुपए आ जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स राइट प्राइस। तो एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता ही है, वही होता है कि पहले आपके पास क्या था और अब क्या आया, कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर पहले थे और अब कितने। तो पहले आपकी टोटल वैल्यू 10 लाख के शेयर, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपके, ये 10 लाख के शेयर हो गए और उनका शेयर प्राइस 13 था, और 20 लाख को आपको और फाइनेंस करना था, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे 10 लाख है, और नंबर ऑफ द शेयर होल्डर आपका यहाँ पे 5 लाख और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने 5 लाख शेयर्स इशू करे हैं। यहाँ पे वन वन मोर, ये अमाउंट आपको क्रिएट ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे एक जीरो कम है, कोई बात नहीं। आ जाएगा ₹130। ओके गाइस, सो ये आपका बिफोर अमाउंट है, ये आपका इशू के बाद का अमाउंट है, ये आपका बिफोर इशू ऑफ द शेयर होल्डर है, ये आफ्टर इशू ऑफ द शेयर होल्डर है। तो आपका जो एक्स राइट प्राइस है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, पहला तो वैल्यू ऑफ द राइट था वो निकाल दिया हमने, और एक्स राइट प्राइस भी निकाल दिया ₹10। अब यही दोनों रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ने कब मांगी है, द फर्म ऑफर्स वन राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। कि अगर मान लो कंपनी 4 के बदले में 1 शेयर देती है, तो एक्स राइट प्राइस और वैल्यू ऑफ द राइट क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आउटस्टैंडिंग शेयर तो 10 लाख ही रहेंगे, और शेयर इशूड आप राइट शेयर कितना इशू करेंगे, 4 के बदले में 1, डेट मीन्स कि आपको 2.5 लाख शेयर इशू करने हैं, और आपको फाइनेंस करना है 20 लाख। तो वैल्यू ऑफ द राइट कितना होगा, आप एक शेयर को राइट को आप 8 रुपए में बेचोगे, डेट्स इट। और एक्स राइट प्राइस कितना होगा, बिफोर आपका पहले कितना था, और आपके पास आज की वैल्यू कितनी है, आज आपने कितना फाइनेंस किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो पहले 10 लाख शेयर थे, अभी के 2.5 लाख शेयर, तो टोटल कितने हो गए गाइस, 12,50,000। तो हमारा एक्स राइट प्राइस जो है वो आ गया ₹12। सो दोनों क्वेश्चन सॉल्व तो होती है यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन कह रहा है हाउ डज द शेयर होल्डर्स वेल्थ चेंज फ्रॉम 1 and 2 सिनेरियो में, एंड हाउ डज द राइट इशू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। अब यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं करी कि शेयर होल्डर ने कोई एक्शन किया हो ना किया हो, एज्यूमिंग कि दोनों ने शेयर अपने बेचे तो है नहीं, जितना भी राइट शेयर मिला वो एक्वायर कर लिया। तो थर्ड का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए है, उनके पास 100 शेयर है। देखो जब उनके पास 100 शेयर थे और 13 रुपीज़ का एक शेयर था, तो उनके पास 1300 के टोटल शेयर थे। ओके, रुपीज़ इन अमाउंट। अब क्या हुआ, राइट इशू होने के बाद पहली सिचुएशन में पोस्ट राइट आपका एक्स राइट प्राइस कितना आया, 10 आया। डेट मीन कि अब शेयर्स की कीमत 10 हो गई। तो आपके पास जो 100 शेयर थे उनकी कीमत 10 हो गई, और आपके को जो 50 शेयर मिले उनकी भी कीमत 10 हो गई। तो आपके पास 1500 की शेयर्स की वैल्यू हो गई। और ये जो 50 शेयर है, इसे आपने जो राइट प्राइस था 4 रुपीज़ उसी में खरीदा था। तो आपकी वेल्थ पे कोई भी एज सच इम्पैक्ट नहीं आया है। आपकी वेल्थ पहले भी 1300 थी और आज भी आपकी वेल्थ 1300 है।
अब बी सिचुएशन ले लेते हैं और एज्यूम मिस्टर ए हैज़ 100 शेयर और 100 शेयर की वैल्यू 1300 उनकी टोटल वेल्थ की वैल्यू है। अब क्या हुआ, पोस्ट राइस एक्स राइस प्राइस आपका कितना आ गया 12, तो ये आपकी 1200 वैल्यू हो गई। और आपको 25 शेयर राइट शेयर के मिले थे, उसकी भी वैल्यू 12, आपके पास टोटल 1500 की वैल्यू हो गई, जबकि इन 25 शेयर को आपने 8 रुपीज़ के राइट प्राइस पे खरीदा, दैट इज 200। सो गाइज यहाँ पे वेल्थ पे कोई भी एज अ सच इम्पैक्ट नहीं आया। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रज्ञा लिमिटेड हैज इशू 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू कर चुके हैं, कि दैट मीन्स कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है 75,000। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज 24। आज उन शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 24 रुपीज है। द कंपनी हैज अ प्लान टू मेक अ राइट इशू। कंपनी के पास एक प्लान है फॉर द राइट इशू ऑफ वन न्यू इक्विटी शेयर एट द प्राइस ऑफ रुपीज 16 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। डेट मीन्स की जो राइट इशू प्राइस है वो आपका 16 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस आपका 24 रुपीज है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोस्ट राइट प्राइस, जो आपकी मार्केट वैल्यू अभी 24 रुपीज है, वो राइट इशू करने के बाद कितनी होगी, ये पहली रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है। सो एक्स प्राइस की बात करें तो एक्स प्राइस का फॉर्मूला ही होता है कि आपका करंट मार्केट प्राइस में क्या वैल्यू है कंपनी की, 75,000 इंटू में 24 ईच करंट मार्केट प्राइस। और आपने 18 अभी एज्यूम कर लीजिए कि आपने 18,750 शेयर्स इशू करे हैं और राइट प्राइस कितना है 16 है। सो और नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 75,000 शेयर्स, और न्यू शेयर्स कितने हो गए 18,750। सो आपका पोस्ट राइट प्राइस जो है वो आ गया आपका ₹22.40। अब हम ये निकाल लेते कि हमें कितने शेयर इशू करने थे। तो आउटस्टैंडिंग शेयर आपके पास 75,000 था ही क्वेश्चन में, राइट इशू 75 4 के बदले में 1, दैट मीन्स कि आपको 18,750 के शेयर इशू करने थे और शेयर प्राइस दे रखा था। जबकि पिछले क्वेश्चन में राइट प्राइस ना देकर टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी दिया हुआ था। तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ मनी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो राइट प्राइस आ जाएगा, और राइट प्राइस को नंबर ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम जितना आपको रिक्वायर्ड था फाइनेंस वो आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इजिली कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है, जिस तरीके की ये क्वेश्चन आस्क कर रहा है सेकंड पॉइंट, उसी तरीके का इसका आंसर है। जैसे क्वेश्चन ने पूछा है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन, तो आप बस यहाँ पर यही समझेंगे कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट अलोन आपका ये होता है कि आपका जो पोस्ट राइट प्राइस आया है दैट इज 22.40 आया है, और आपका जो राइट इशू है वो 16 रुपीज का है। तो इसका और इसका जो गैप होता है दैट इज योर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन। ये चीज आपको कहीं ना कहीं याद रखनी होगी। ओके गाइस, सो यहाँ हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन, जिसमें एक्स राइट प्राइस और कॉस्ट ऑफ द राइट इशू। एक्स राइट प्राइस आपका 22 रुपये 40 पैसे आया है, कॉस्ट ऑफ द इशू आपका 16 रुपये था। तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट अलोन 6.4 आ गया। और आप इसको ये भी निकाल सकते हो कि कितने शेयर्स पे था, तो ये एवरी 4 शेयर पे था। तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं 6.4 डिवाइड बाई 4, तो आपका 1.6 पर शेयर आ जाएगा। तो आप चाहे ये आंसर दिखा दीजिए चाहे ये आंसर दिखा दीजिए, नो इशू। सेकंड पॉइंट आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला दैट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का क्या कह रहा है,
शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के वेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हु हैज 1000 शेयर एज्यूमिंग ही सेल द एंटायर राइट, उसको जितना भी राइट मिला उसने उसे बेच दिया। ओके, अब शेयर होल्डर की बात कर लेते हैं वेल्थ की। देखो 1000 शेयर्स थे उसके पास, करंट मार्केट प्राइस 24 रुपीज था, तो आपका 24,000 की वेल्थ हो गई। अब ये देखिए कि उसके पास 1000 के शेयर, और अब करंट मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस या पोस्ट राइट इशू प्राइस कितना हो गया, 22 रुपये 40 पैसे। तो आपके पास वेल्थ हो गई 22,400 की। और आपको 250 रुपये के शेयर्स मिले थे, 250 शेयर्स मिले थे राइट में। तो 250 शेयर्स मिले आपको, और उनकी कीमत कितनी है, 22 रुपये 40 पैसे, तो उनकी कीमत होगी 5,600। एंड आपको जो 250 मिले उनकी कीमत कितनी है, उनको आपने कितने में परचेज किया, 16 रुपये में। तो शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और क्वेश्चन में पूछा था कि ही सेल्स द एंटायर राइट, हु हैज 1000 शेयर अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट, उसने पूरा का पूरा राइट आपका बेच दिया। थर्ड सिनेरियो में दोस्तों थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ और एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। देखो शेयर होल्डर की वेल्थ तो आपकी 1000 है, सो 1000 शेयर्स हैं और 24 की वेल्थ होगी नाउ। अब क्या हुआ कि कंपनी के पास 1000 तो शेयर हैं और उनकी वैल्यू कितनी होगी, 22.40, तो दैट इज 22,040 प्लस कंपनी ने इंटायर राइट बेच दिए। अगर कंपनी ने एंटायर राइट बेच दिए तो कंपनी के पास कहीं ना कहीं पैसा आएगा। तो कंपनी को राइट शेयर कितने में मिल रहा था, 16 रुपए में। और कंपनी अगर उसे मार्केट प्राइस में बेचेगी, तो जो राइट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन हमने निकाला था, कंपनी इंडिविजुअल पर्सन उतने में ही उस शेयर्स को बेच सकता है। तो कितने शेयर लेने का राइट था, 250 शेयर्स लेने का राइट था, और उसे बेचेगा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन पे। तो एक की कितनी वैल्यू है, 6.40। तो आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, आपके पास 1600 आ जाएंगे। सो आपकी जो वैल्यू थी वो पहले भी 24,000 थी और अभी भी 24,000 है, तो आपकी वैल्यू पे कोई भी एज सच इम्पैक्ट नहीं आया है दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। शो showed the effect if the same shareholder does not take any action and ignore the issue। अगर आपको राइट इशू मिला है और अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका लॉस ही होगा, क्योंकि राइट इशू के बाद जो पोस्ट राइट प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन नंबर 4 में हुआ है। शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर थे, उसने 1000 शेयर 24 के हिसाब से थे पहले 24,000 के, नाउ उसके 1000 शेयर 22 रुपये 40 पैसे, मतलब 22,400 के उसके रह गए, तो उसको 1600 रुपये का लॉस हो गया। तो इससे बेटर तो थर्ड सिचुएशन है, जहाँ पे अगर उसे एक्शन नहीं लेना है, तो जो उसके पास राइट शेयर का ऑफर मिला है उसे वो बेच दे, जिससे कि उसको ये लॉस की रिकवरी हो जाए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एम एन पी लिमिटेड, एम लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। एम लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और पेड कर रही है ₹4 पर शेयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एंड 10% देयर आफ्टर। दैट मीन्स कि जो आपका डिविडेंड है, जो भी जिस भी रेट से मिल रहा है, अगले 2 ईयर में उसमें 20% की ग्रोथ होगी और उसके बाद उस डिविडेंड के अंदर 10% की और ग्रोथ होगी। द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रखा है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, जो इक्विटी इन्वेस्टर है
जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है वो रिटर्न कितना कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका 15%। कंप्यूट द प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में करंट प्राइस, आज का प्राइस जो शेयर्स है उसका आज का प्राइस मांगा है। तो हमें अगर डिविडेंड की वैल्यू पता है तो उसको हम उसके रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू वेरी कर रही है ईयर टू ईयर, तो जब तक वेरी कर रही है हमें तब तक का कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे डिविडेंड फर्स्ट ईयर का तो आपका 4.8 है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का हो जाता है 5.7, उसके बाद जो आपकी डिविडेंड की वैल्यू है वो हो जाती है 6.336, और इसके बाद ये 6.336 कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट के लिए। ओके गाइस, आपको जो ईयर एंड में डिविडेंड मिल रहा है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर में जो डिविडेंड मिल रहा है उसको भी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करके आज की वैल्यू में जोड़ देंगे। अब जो थर्ड ईयर में, यहाँ लॉजिक वाली बात यह है कि जो थर्ड ईयर के एंड में डिविडेंड मिल रहा है उसको आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस, क्योंकि यहाँ ये आपका इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। सो यहाँ पे जब आप डिविडेंड की वैल्यू निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस, जो जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते हो D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, कि आपका डिविडेंड यहाँ से सेम होगा और इसी रेट पर होगा। ओके गाइस, अब बात आती है कि ये जो डी आपने निकाला डिविडेंड, ये 3 ईयर का निकाला, लेकिन ये आपने सेकेंड ईयर के एंड या 3 ईयर के बिगिनिंग में ही आपने ये देख लिया कि आपको थर्ड ईयर के एंड में डिविडेंड इतना मिलेगा। तो आपने ये काम तो बिगिनिंग में कर लिया, इसलिए जब इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम पावर लेंगे 2 ना कि 3। ये बात आप याद रखना। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन में भी D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी करते हैं तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं लेते हैं। ऐसे ही आपको D3 की वैल्यू आपको पता है कि सेकेंड ईयर में कि आपको सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपको पता है कि आपको इस थर्ड ईयर के एंड में D3 डिविडेंड कितना मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी से कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के बाद ये डिविडेंड आपको कंटिन्यू मिलेगा और आप फाइनाइट तक तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते। सो यहाँ पे D3 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, और इसको जो प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी 2। सो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने 15% रख दिया, यहाँ पे भी 15% रख दिया, ये फार्मूला पुट कर दिया। क्वेश्चन में आपका ये ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है और ग्रोथ आपकी 10% से होने लग गई, तो हमने ग्रोथ 10% का कंसीडर कर लिया। पहले ग्रोथ हमारी कितनी हो रही थी, 20% हो रही थी, तो यहाँ पे ग्रोथ हमारी 10% से हमने कंसीडर कर ली। और 1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 15% है, यहाँ पे पावर आएगा 2, प्रेजेंट वैल्यू मतलब 2। सो द गाइज यहाँ पे देखिए 0.7561 और 0.7561 बोथ आर सेम। सो हमने ये प्रेजेंट वैल्यू में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारी आज के शेयर की जो करंट प्राइस है वो 104.34 आ जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा लॉजिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो करंट डिविडेंड कितना है, ₹5। डिस्काउंट रेट की बात करें तो डिस्काउंट रेट आपका 10% एंड ग्रोथ रेट आपका 2% है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालने के लिए आप ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे करंट डिविडेंड है, दैट मीन 0 1 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस का ग्रोथ। तो आपकी डिविडेंड 5 है, 1 प्लस ग्रोथ आपका 2% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 10% है, ग्रोथ 2% है। तो प्रेजेंट वैल्यू, तो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आपका 63.75 आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है दोस्तों। सेकंड पार्ट भी इजी है बट थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे इज द स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ द प्राइस इज 40
मतलब स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में 40, अब पूछ रहे हैं कि क्या ये ओवर वैल्यूड है, जबकि क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 8% है, अर्निंग पर शेयर आपका 3 है। शो योर कैलकुलेशन अंडर, एक तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच से बतानी है, दूसरा अर्निंग ग्रोथ मॉडल अप्रोच से बतानी है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन में ईपीएस दिया हुआ है और डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया हुआ है, तो आप इसी को डिविडेंड एज्यूम करोगे। सो सेकंड क्वेश्चन है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच में आपको ये वाला फार्मूला, स्पेशली ये वाला फार्मूला आपको यूज करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर आपको एक्चुअल स्टॉक प्राइस तो 40 दे दिया फॉर द कंपैरिजन, अर्निंग पर शेयर आपका 3 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 8% है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो प्राइस अर्निंग इक्वल टू में, इन केस ऑफ प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच में प्राइस अर्निंग का फार्मूला होता है प्राइस अर्निंग इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जैसे ही 1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी करोगे आपका प्राइस अर्निंग आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग भी मिल गया और आपको ईपीएस क्वेश्चन में दे रखा है, तो एमपीएस जो निकलेगा, एमपीएस इक्वल टू में ईपीएस इंटू में प्राइस अर्निंग रेशियो, तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। अब देखो हमने कैलकुलेट किया तो मार्केट प्राइस पर शेयर आया 37.5, जबकि मार्केट में रेट कितना चल रहा है शेयर का 40, तो कहीं ना कहीं शेयर क्या है, ओवर वैल्यूड है। सो एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर इज हायर एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, जो स्टॉक मार्केट में भी है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड पे है। अब इसी सिचुएशन को अर्निंग ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट करना है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल, तो ग्रोथ मॉडल का आपको अर्निंग ग्रोथ मॉडल है, स्टॉक प्राइस 40 है, ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला वही होता है D01 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0। डिविडेंड आपका 3 है, ग्रोथ आपकी 2% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% और जबकि ग्रोथ आपका 2%। तो अभी का करंट प्राइस आपने कैलकुलेट किया तो करंट प्राइस आ गया ₹51, ये ₹51 आया है आपका। और एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में 40, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो 40 लोअर है, हैंस द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। नोट आप डाल सकते हो कि डिविडेंड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हैंस ईपीएस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। आपने ईपीएस का इस्तेमाल कर लिया इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 और जो इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पर, ये गाइस सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हो तो 12 की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हो तो 13 की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, दैट मीन्स कि ये आपका D0 है, आपका ₹14 पर शेयर। मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, मिस्टर बी है वो एक्स लिमिटेड के शेयर परचेज करना चाहते हैं, जिसका अभी डिविडेंड जिन्होंने डिक्लेयर किया है ₹14 पर शेयर। एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% टू 9, जो इनकी ग्रोथ रेट है एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में, अभी तो 8% है, वो हो जाएगी 9%। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 9% से करेंगे, और जो कि कंटिन्यू रहेगी फॉर द 3 ईयर, मतलब 9% की जो ग्रोथ है आपकी 3 ईयर की रहेगी, 3 ईयर तक कंटिन्यू रहेगी। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी 360 आफ्टर द 3 ईयर। डेट मीन्स कि जो आपने शेयर खरीदा है वो 3 साल बाद आप वापस मैच्योर 360 पे वापस ले रहे हो। सो इस क्वेश्चन में आपको, अगर ये क्वेश्चन इनफाइनाइट डिविडेंड का होता तो फार्मूला कुछ और लगता, बट ये क्वेश्चन क्या है कि 3 साल के बाद ये शेयर्स वापस रिडीम कर लिए गए हैं। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर, मतलब आज कितना पे करे इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है वो 13%, जो मतलब मार्केट का रेट है वो 13% है। तो आपको 3 ईयर का डिविडेंड दे दिया क्वेश्चन में और मैच्योरिटी वैल्यू दे दी, तो उससे आज आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर निकाल सकते हो। तो गाइज 9% के हिसाब से आपका D1, D2 और D3, इनमें कितने कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, 9% की ग्रोथ हुई है, ये याद रखना।
इसमें 9% की ग्रोथ हुई है, फिर इसमें भी 9% की ग्रोथ हुई है, इसमें भी 9% की ग्रोथ हुई है। प्लस यहाँ पे आपका जो भी मैच्योरिटी वैल्यू है शेयर्स की, वो उसको हम 3 ईयर के प्रेजेंट वैल्यू 13% के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका 15.26, 16.63 और इसका में 9% ऐड करेंगे तो 18.130 आएगा। और मैच्योरिटी वैल्यू जो है शेयर्स की वो 360 है। उसको 3 ईयर के प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 13% की जो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में 3 ईयर की, ये प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 13% जो ये वाली क्वेश्चन दे रखी है, ये यूज़ करनी है हमें। 0.885.783.693। सो गाइज हमने ये डिविडेंड का अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर दिया और मैच्योरिटी वैल्यू को भी 0.693 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी जो करंट वैल्यू ऑफ द शेयर है, आपकी करंट वैल्यू ऑफ शेयर वो आगे 288.51। दैट मीन्स कि मिस्टर बी 288 रुपये 51 पैसे रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए टू द परचेज ऑफ द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। दैट्स फाइन। तो यहाँ पे गाइस हमारा पार्ट 1 तो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 क्या कहता है? मैक्सिमम प्राइस ऑफ मिस्टर बी इज विलिंग टू पे फॉर द शेयर इफ ही इज द ओपिनियन दैट 9% जो ग्रोथ थी वो कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो जैसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम जितने पीरियड का हम इनडेफिनेट में तो इनडेफिनेट तक जा नहीं सकते। उसके लिए एक फार्मूला अलग हो जाता है। यहाँ पे तो डेफिनेट था इसलिए अलग अलग ईयर का कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ इनडेफिनेट है और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 13% है। तो जब भी इनडेफिनेट की बात आती है तो हम फार्मूला लगा देते हैं वॉल्टर मॉडल का, ग्रोथ मॉडल का, सॉरी। तो ग्रोथ मॉडल में डिविडेंड एट द ईयर एंड आप कितना कमा रहे हो हर एक साल, तो डिविडेंड एट द ईयर एंड 9% के हिसाब से 15.26 रुपीज 15.26। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 13% दे रखा है क्वेश्चन में, और ग्रोथ आपकी 9% की तो चली रही थी। तो इस तरीके से अगर आपका शेयर्स को आप रिडीम नहीं करते और इंडेफिनेट पीरियड के लिए रखते हो, तब आपके शेयर्स की प्राइस 288 से बढ़कर 381.50 हो जाएगी और कैलकुलेशन में भी चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पहले पार्ट में हमने टोटल ईयर ऑफ द डिविडेंड लिया जितना इक्वेशन में इंफॉर्मेशन थी, बट सेकंड पार्ट में हम इंडेफिनेट तक नहीं जाते, उसके लिए फार्मूला हम ग्रोथ मॉडल का लगा लेते हैं और हमारी वैल्यू 381.50 आ गई। अब यहाँ पे पार्ट थर्ड में आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन का पार्ट है, यही इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। देखो, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, हमें कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर। आज का प्राइस नहीं करना, 3 साल के बाद कितना प्राइस होगा। अगर ग्रोथ रेट 9% इज अचीव एंड अज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेन इन सेकंड अबव, का मतलब है कि आपका 3rd ईयर के एंड में प्राइस ऑफ द शेयर बताइए और आपका ग्रोथ रेट तो 9% है ही, प्लस जो आपका डिविडेंड जो मिल रहा था उसके अंदर भी ग्रोथ आपकी 9% की कंटिन्यू हो रही थी। तो जहाँ पे इनडेफिनेट की बात आती है वहां पे हम फार्मूला वापस ग्रोथ मॉडल का लगाएंगे। और यहाँ पे 3rd ईयर की बात हो रही थी, प्राइस ऑफ द 3rd ईयर एंड, तो जो डिविडेंड लेते हैं, जैसे करंट प्राइस निकालता तो डिविडेंड फॉर द ईयर एंड लेते हैं, ऐसे 3rd ईयर के एंड का डिविडेंड क्या होगा? D3 1 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब यहाँ पे D3 आपका 18.130 है, इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे 9% की, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका क्वेश्चन में 13% है, ग्रोथ आपकी 9% की, तो 4% आ गया। तो वैल्यू ये जो P एट द 3, P प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें क्या निकालते हैं? P0 मतलब डेट मीन्स आज का प्राइस। तो अभी ये 3rd ईयर के एंड का प्राइस है, अगर इसको आज के प्राइस में कन्वर्ट करना होगा तो इसको जो 3rd ईयर की आपके वैल्यू दे रखी है 0.693, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.693। सो गाइज क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 की बात करूं,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पीयूष लुंकर एंड एसोसिएट्स, जो पीयूष एसोसिएट है, प्रेजेंटली पे और डिविडेंड, प्रेजेंटली कितना डिविडेंड दे रही है, 1 रुपये पर शेयर, एंड हैज अ शेयर प्राइस ऑफ ₹20। इफ द डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अगर डिविडेंड जो अभी 1 रुपये मिल रहा है एक्सपेक्टेड टू ग्रो और द रेट 12% पर एनम फॉर एवर अगर 12% की ग्रोथ है, तो व्हाट इज द फर्म एक्सपेक्टेड, व्हाट इज फर्म एक्सपेक्टेड और रिक्वायर रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज के ई, फर्म का के ई क्या होगा यूजिंग डिस्काउंट डिविडेंड डिस्काउंट अप्रोच, डिविडेंड डिस्काउंट अप्रोच यूज करके आप ये बता दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, आपको शेयर प्राइस दे रखा है। सो गाइस पहला पार्ट कैलकुलेट करते हैं 15 का 1, कैलकुलेट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज के ई। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे इनफाइनाइट की बात आएगी, फॉर एवर की बात आएगी, आपका फार्मूला ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अकॉर्डिंग कह लो या ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग कह लो, पोस्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस का जी आ जाएगा। और इसमें अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू में D1 अपॉन में पी ओ आज की वैल्यू प्लस ग्रोथ। अब D1 आपका 12% के हिसाब से 1 का आपका 1.12 हो जाता है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू 20 है और ग्रोथ आपका 12% है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका दोस्तों इसमें 17.6% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो, इंस्टेड ऑफ द सिचुएशन इन पार्ट वन की सिचुएशन को अलग हटाते हुए की जगह पे, सपोज दैट द डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर। जो डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है वो मतलब यहाँ पे फॉर एवर की जगह क्या हो गया, 20% फॉर 5 ईयर एंड 10% देयर आफ्टर। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट आपका सेम था फॉर एवर के लिए, यहाँ क्या हो गया कि पहले 5 साल के लिए तो 20 हो गया और उसके बाद 10% है, ये फॉर एवर हो गया आपका। तो इस केस में ये जो 10% है इस वाले सिचुएशन में तो हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे, D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। लेकिन ये 20% का क्या यूज करें। सो पार्ट बी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें भी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही निकालना है। तो P0 आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 20 रुपीज़। देखो D1 फर्स्ट ईयर का 20% होगा, इसमें जोड़ोगे ग्रोथ तो 20% ही आएगा आपका, फिर ग्रोथ जोड़ोगे तो 20% ही आएगा। इस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तक ग्रोथ रेट आपकी 2.49 हो जाएगी। सिक्स्थ ईयर में जब आएंगे तो सिक्स्थ ईयर के बिगनिंग में ही हम खड़े रहेंगे और बिगनिंग में देखेंगे कि फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में मतलब आपका D6 जो कि होता है D5 प्लस 1 प्लस ग्रोथ। तो D5 आप ऐसे निकाल सकते हैं, D5 1 प्लस ग्रोथ आपका D6 होता है। ओके गाइस, तो D5 आपका 2.49 है, ग्रोथ 1 प्लस 0.10% की ग्रोथ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस आपकी ग्रोथ 10% की। और इसको क्योंकि हम ईयर ऑफ द बिगनिंग में खड़े हैं तो हमारा जो कन्वर्जन रेट लगेगा गाइस ये 5% लगेगा, ना कि आप इसे 6% कर लेना। यही इस क्वेश्चन का, और पहले भी हमने जितने क्वेश्चन करे वहाँ पे यही पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। सो गाइज यहाँ पे हमने सिचुएशन तो पूरी अवेल करवा दी, यहाँ पे प्राइस भी 20 रुपये है, तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर निकालना है, प्राइस दिया नहीं है। तो गाइज हम ट्रायल एंड एरर मेथड निकालेंगे। ट्रायल एंड एरर से हम एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना है, 18% है। जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप 18% एज्यूम करोगे तो 18% से कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो 20 रुपीज़ आ जाएगी, 20.23। और हमें शेयर का प्राइस 20 तक लाना है। अब 20 से अब शेयर का प्राइस यहाँ से कम करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा करना होगा।
तो ट्रायल एंड एरर मेथड से जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% एज्यूम किया था, अब 19 कर लेते हैं, जिससे प्राइस कम आ जाएगा। तो जैसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19% करते हैं, हमारा जो शेयर का प्राइस है वो 17.89 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन बाय इंटरपोलेशन मेथड से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू में लोअर रेट प्लस एनपीवी एट द रेट लोअर, एनपीवी एट द रेट लोअर माइनस एनपीवी एट द रेट हायर इनटू में हायर रेट माइनस लोअर रेट। आपकी एनपीवी आई थी लोअर पे 20 और लोअर पे यहाँ पे 20.23, जबकि हायर रेट पे आई थी 17.89, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1%। तो ये आपका 18.10 आपका ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैंस रिक्वायर रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18.10%। एट दिस रेट प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। मतलब इस प्राइस पे आपका हैंस रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपका 18.10% है। सो इस रेट पे एट दिस प्रेजेंट डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। इस रेट पे आपका मार्केट प्राइस 20 आ जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हुआ वो गाइस 18.10% हुआ बाय थ्रू सॉल्विंग द ट्रायल एंड एरर मेथड। सो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपका सवाल जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सॉल्व किया गया है, तो हम उसी से ही सॉल्व करेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में अगर सेकंड पार्ट कहूँ तो वो भी थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा लेंदी था, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था। सो यहाँ पे गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 16 हमने गैप किया है वो वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसे अकाउंट्स में ही देखेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू करते हैं। ABC Limited has been maintain a growth of 10% in dividend। देखो ABC Limited maintain a growth rate 10% on dividend। The company has paid a dividend 3 per share। जो कंपनी ने अभी तक कितने रुपए शेयर पे कर चुके हैं, 3 रुपीज पर शेयर पे कर चुके हैं। तो D1 हो जाएगा आपका 3 1 प्लस 0.10%। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%। जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो है वो 12% का है। एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट ऑब्जर्व एट, जो रिस्क फ्री रिटर्न है जैसे कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में लगाते हैं तो वहाँ 8% का है, अगर मार्केट पोर्टफोलियो में लगाते हैं तो वहाँ रिटर्न आपको 12% का मिल जाता है। बीटा कोफिशिएंट ऑफ द कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर का जो बीटा कोफिशिएंट है वो 1.5 है। You are required to calculate the expected rate of return on company's share as per cap model and equilibrium price per share by dividend growth model। सो सबसे पहले गाइस हमें कैप मॉडल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लो या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लो, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू में रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ द कंपनी शेयर ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो आपके बीटा को रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री सिक्योरिटी के से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसमें रिस्क फ्री ऐड कर देंगे, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कंपनी के शेयर का वो 14% आ जाएगा। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये तो आ गया कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एज पर द कैप मॉडल एंड इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होगा कि कंपनी के आज का प्राइस कंपनी का कितना है। तो P0 में D01 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। यहाँ पे 1 प्लस ग्रोथ इसलिए लिया है क्योंकि कंपनी 3 रुपए का शेयर पे कर चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर जब पे करेगी तो उसमें 10% का हाइक होगा। तो यहाँ पे 3 रुपीज का आपका डिविडेंड है और इस पे 10% की ग्रोथ ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने क्वेश्चन में निकाल लिया था, ग्रोथ आपकी 10% की है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा जो है क्वेश्चन का, या आज का प्राइस कर लो, शेयर्स का आज का प्राइस 82.5
आ गया है। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कैप मॉडल, हालांकि हमें इसे डिटेल में पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ना है, बट इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आंसर बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट एज टू कॉपी ऑफ द 17, बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम इसे भी कर लेते हैं। अ कंपनी पे अ डिविडेंड, कंपनी पेज अ डिविडेंड, 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे करती है विद द ग्रोथ रेट कितना है गाइज, 7% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका 9% है, जबकि मार्केट रिटर्न कितना है आपका 13% है। द कंपनी बीटा फैक्टर कितना है 1.50 है। हाउ एवर ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर बीटा इज लाइकली टू इंक्रीज। अब बीटा कितना हो गया कंपनी का 1.75, तो हम 1.75 का ही यूज करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द प्रेजेंट एज वेल एज लाइक वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द डिसीजन। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने पूछा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लो या एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दिया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला अगर कैप मॉडल यूज करेंगे तो रिस्क फ्री प्लस बीटा ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री होता है। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लो या एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लो 16% आ जाएगा। उस 16% को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ग्रोथ हमारी 7% की है, डी जीरो आपका 2 दे रखा, क्वेश्चन में 1 प्लस ग्रोथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस ऑफ द शेयर है वो 23.78 आ जाएगा। तो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लगभग सेम है और एक पोर्टफोलियो के सवाल पे आधारित थे, तो हमने इसको दोनों दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। सो गाइस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों वो इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का, और द सेम क्वेश्चन इन हमारे अकाउंट्स के प्रैक्टिकल पीएम में है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से कर लिया जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहता है। एक्स वाई जेड कंपनी हैज करंट अर्निंग, जो करंट अर्निंग है 3 पर शेयर है विथ 5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग, और 5 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे हैं और करंट अर्निंग पर शेयर है 3 रुपीज। द कंपनी प्लान टू इशू 40,000 7% कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 50 ईच एट पार। कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि 40,000 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे 50 रुपए का ईच। ओके, द प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेड इनटू 2 शेयर ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड। द प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेड इनटू 2 शेयर, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर है वो एक प्रेफरेंस शेयर दो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। द इक्विटी शेयर हैज अ करंट मार्केट प्राइस इज रुपीज 21 पर शेयर, और जो इक्विटी शेयर है इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 21 रुपीज पर शेयर है। अब इसमें रिक्वायरमेंट है, 4 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। पहली रिक्वायरमेंट कह रही है कि व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर कन्वर्जन वैल्यू। जो प्रेफरेंस शेयर की अभी फेस वैल्यू कितनी चल रही है 50 ईच है, और प्रेफरेंस शेयर की कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी, तो कन्वर्जन वैल्यू होगी कि उस प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपको कितने रुपए के इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। तो कन्वर्जन वैल्यू होगी 42 रुपीज की। कैसे कन्वर्जन वैल्यू आपकी 21 रुपए के जो शेयर्स है और एक शेयर में दो का कन्वर्ट, एक शेयर के बदले में आप एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में आप 2 इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो डेट इज 42 रुपीज का। तो व्हाट इज कन्वर्जन प्रीमियम, आप ये बताओ इससे कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। तो देखो पहले तो कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं 50 रुपए की लाइबिलिटीज थी, अब कंपनी के ऊपर 50 की लाइबिलिटी कन्वर्ट होकर 42 रुपए की बन रही है। तो कन्वर्जन प्रीमियम जो है आपका वो 19.05। कन्वर्जन प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं कंपनी को 5 रुपीज का फायदा हो रहा है, और उसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 42 का 8 रुपीज आपका 19.05% निकलेगा। सो गाइस यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू दोनों निकल गई। अब थर्ड पॉइंट है आपका, अज्यूम दैट टोटल अर्निंग रिमेन द सेम। अगर कंपनी की टोटल अर्निंग की बात करें तो कंपनी की जो टोटल अर्निंग है वो 3 रुपए और आउटस्टैंडिंग शेयर 5 लाख के हैं, तो कंपनी की जो टोटल अर्निंग है वो कहीं ना कहीं 15 लाख की हो गई। और इससे
कैलकुलेट कर दिए इफेक्ट ऑफ द इश्यू ऑफ अर्निंग पर शेयर बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन, कि कन्वर्जन से पहले कंपनी का ईपीएस क्या था और कन्वर्जन के बाद कंपनी का अर्निंग क्या है। तो कंपनी की अर्निंग कितनी है, देखो कंपनी की अर्निंग है 3 रुपये, तो टोटल अर्निंग होगी कंपनी की 15 लाख की। अगर बिफोर कन्वर्जन का केस लूँ मैं, तो बिफोर कन्वर्जन कितने आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर थे, तो आपके 40,000, डेट मीन्स कि 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे जिसपे 7% का आपको इंटरेस्ट, मतलब 1,40,000 का इंटरेस्ट देना होता था। 13,60,000 का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर था, ये आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके गाइज, अब यहाँ से आप ईपीएस निकाल सकते हो। तो 13,60,000 रुपीज जो है आपका, यहाँ पे आप ईपीएस 5 लाख के शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गए, सो आपका ईपीएस जो है वो 2.72 पर शेयर आ गया। सो ये पहला पार्ट कन्वर्ट कैलकुलेट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कि आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन के बाद क्या हुआ कि कंपनी की अर्निंग तो 15 लाख की 15 लाख ही थी, यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज लिख देते हैं, अमाउंट इन रुपीज। अब कंपनी की अर्निंग तो 15 लाख है, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नील होगा क्योंकि आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर था वो तो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आपका 15 लाख हो गया। तो ईपीएस, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर है ये 5,80,000, ये आप नोटिस करना कैसे, 5 लाख के तो शेयर आउटस्टैंडिंग थे ही थे, प्लस आपने 40,000 शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 80,000 के इक्विटी शेयर दिए, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 2 शेयर दिए, तो यहाँ 5,80,000 नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो उस केस में आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 2.58 पर शेयर हो जाएगी। सो गाइज, इस तरीके से हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वो भी कंप्लीट होती है। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि इफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज बाय 1 मिलियन, दैट इज रुपीज 10 लाख से इंक्रीज हो जाती है, व्हाट विल बी द बेसिक ईपीएस बिफोर कन्वर्जन और एंड बी ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। तो इसमें सिंपल सी ये बात बोली गई है कि आपकी अर्निंग जो है वो अगर 10 लाख से बढ़ जाती है तो आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 25 लाख हो जाएगी। तो कैलकुलेट ईपीएस बिफोर कन्वर्जन इफ द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10 लाख, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप वही 1,40,000 दोगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही आप 1,40,000 दोगे, तो यहाँ पर आपका जो ईपीएस है, ईपीएस की कैलकुलेशन अब यहाँ पे निकाल सकते हो कि अर्निंग पर शेयर कितना बचा। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपका देखो 23,60,000, यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपका 23,60,000 है और नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है, तो नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग है 5 लाख। तो आपका ईपीएस जो है वो 4.72 आ जाएगा। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं आफ्टर कन्वर्जन, तो बिफोर कन्वर्जन का ए पार्ट था, बी पार्ट में करूं तो आफ्टर कन्वर्जन जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट वो तो 25 लाख का ही है। ओके जी, यहाँ अमाउंट इन रुपीस, तो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपका नील होगा। तो इस केस में अगर आप ईपीएस निकालोगे, नाउ ईपीएस कैलकुलेट करोगे, तो आपका ईपीएस यहाँ पे 25 लाख रुपए है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे 5,80,000 हो जाएंगे, क्योंकि 5 लाख के तो शेयर, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ मैं ड्यू टू स्पेस इशू। तो यहाँ पे आपका 4.3 पर शेयर आ जाएगा आपका ईपीएस। सो गाइज, ये आप समझ रहे हैं कि 5,80,000 कैसे आया। जैसे मैंने प्रीवियस यहाँ पे समझाया था कि 5,80,000 आपका 40,000 के प्रेफरेंस शेयर आप कन्वर्ट करोगे तो वो 80,000 के इक्विटी शेयर बन जाएंगे, तो आपका शेयर आउटस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। तो ये आपके 5,80,000 के शेयर हो जाएंगे, तो 4.31 पर शेयर आपका ईपीएस आ जाएगा। तो ये ईपीएस में बदलाव होगा। सो गाइज, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 19 तो अपना ईपीक्यू का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ तो ठीक ठाक ये बेसिक क्वेश्चन है। सो गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं गाइस। द शेयर ऑफ वी लिमिटेड आर बीइंग कोट एज अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम्स। जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 8 टाइम है। और द कंपनी रिटेन अर्निंग इज 45% ऑफ इट्स अर्निंग विच आर 5 पर शेयर। जो कंपनी की रिटेन अर्निंग है वो है 45%, जो कि है 5 रुपये पर शेयर। तो आप कंपनी की इससे टोटल अर्निंग भी निकाल सकते हो और आप ये भी निकाल सकते हो कि कंपनी ने कितना परसेंट का शेयर बेचा। तो कंपनी 55% एज अ डिविडेंड देती है, 45% एज अ रिटेन रखती है। जो 45% रखा है वो है आपका 5 रुपये पर शेयर। फिर further you are required to compute cost of equity to the company if the market expect growth rate is 15% पर एनम। अगर मार्केट का ग्रोथ रेट आपका 15% है और ये बाकी की इंफॉर्मेशन है तो आप में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दे दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का तो फार्मूला गाइस आपका यही पता है कि D1 अपॉन में पीओ प्लस में ग्रोथ होता है, जहाँ पे ग्रोथ हमें पता है, डिविडेंड हमें निकालना है और पीओ हमें कंपनी का शेयर प्राइस निकालना है। तो क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो हमें 8 टाइम दे रखा है। अगर हमें एमपीएस निकालना है तो हमें क्वेश्चन में ईपीएस इंटू में प्राइस अर्निंग रेशियो करना होगा। और ईपीएस क्वेश्चन ने दे नहीं रखा है, लेकिन ईपीएस हम निकाल सकते हैं। ये आपका जो रिटेन अर्निंग है ये 5 रुपये। अगर इसको मैं 45%, ये अपने आप में 45%, तो अगर मैं इसे 45% से डिवाइड कर दूं तो मेरा ईपीएस आ जाएगा ₹11.11। तो इस ईपीएस को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर, इसे 1 कह सकते हो, और इसे वर्किंग नोट नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन पूरा करने के लिए जब जैसे यहाँ पे आप 11.11 रखोगे और 8 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा ₹88.80। अब इस 88.80 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब क्वेश्चन में डिविडेंड चाहिए, तो कंपनी का जो रिटेन अर्निंग है वो ₹5 है। अगर डिविडेंड पर शेयर, रिटेन अर्निंग अगर आपका 45% है तो डिविडेंड पे आपका 55% होगा। तो डिविडेंड आपका ईपीएस का 55% है, अर्निंग आपकी 11.11 है। अगर उसे मैं 55% से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका जो डिविडेंड है वो आपका ₹6 आ जाएगा पर शेयर, ₹6 पर शेयर। सो आपकी सारी रिक्वायरमेंट, आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू में ₹6.11 अपॉन में आपका एमपीएस है ₹88.88 प्लस आपकी ग्रोथ 15%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना आ जाएगा? 21.87% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी, जो कि पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट 15 थी, अब एंटीसिपेट कर लो कि 16 हो गई। कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेम कॉस्ट ऑफ, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगी, दैट इज 21.87, और ग्रोथ रेट जो है आपकी वो 15 से 16% की हो गई। आप मार्केट प्राइस निकालिए। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला D1 अपन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस का ग्रोथ रहता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाल लिया था क्वेश्चन में, 16% दे दिया। डिविडेंड का प्राइस आपका आपका 6.11 है। तो आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो 104.08 पर शेयर आ जाएगा। ठीक है गाइस। सो सेकंड रिक्वायरमेंट भी इजी है। थर्ड में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कंपनी का ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई 20% और ग्रोथ आपका 90% हो जाता है, तब आपका मार्केट प्राइस शेयर क्या रहेगा। तो उस सिनेरियो में वो वाली इंफॉर्मेशन हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूला तो आपका वही D1 अपन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 आपका ₹6.11 है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन ने 20% कर दिया, ग्रोथ आपकी 19% कर दी है। तो पीओ आपका 611 पर शेयर आ जाएगा मार्केट प्राइस। सो गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है 21, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया और हमारा आंसर बहुत इजीली आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 स्किप किया है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही है, तो अगर 21 हो जाएगा तो 22 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पी क्यू आर लिमिटेड फॉर द ईयर 2008 के लिए फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है पी क्यू आर लिमिटेड का, जिसमें डिवेंचर आपके 8% है, 10% का बॉन्ड है, इक्विटी शेयर आपके, याद रखना इक्विटी शेयर जो है यहाँ पर 100 लाख के हैं, तो 10 लाख ऑफ द नंबर ऑफ द शेयर हुए आपके, और 10 रुपए का ईच हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस आपके 300 लैक्स के हैं। टोटल एसेट्स आपके 600 लैक्स के हैं। एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपका 1.1 है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो आपके ऊपर इफेक्टिवली लगता है वो 8% का लगता है। इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 40% का है। ऑपरेटिंग मार्जिन आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 10% है। डिविडेंड पे आउट रेशो 16.67% है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, आज की जो मार्केट में वैल्यू है शेयर की, वो 14 है। रिक्वायर रेट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की जो रिक्वायर रेट है वो है आपका 15%, दैट इज आर। ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट, पहली तो इन्फॉर्मेशन कंपनी ने यही मांगी है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। तो इस ईयर के लिए अगर हम 2008 के लिए इनकम स्टेटमेंट करेंगे तो कैलकुलेटिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखी लेकिन एसेट टर्नओवर का रेशो दे रखा है। तो जो टर्नओवर है वो एसेट्स का 1.1 मल्टीपल में है। तो हमारी एसेट 600 की है तो हमारा टर्नओवर हो गया 606। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 10% है सेल का, तो सेल का 10% होता है आपका 666। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 594 लाख। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सबसे पहले आपका इंटरेस्ट घटता है। तो आपके पास दो तरीके के डेप्ट है, वन इज द डिवेंचर है, अनदर इज द बॉन्ड। और अमाउंट है आपका 125 एंड 50। तो इस आपका टोटल आपके ऊपर जो डेप्ट है वो 175 का है, और इनकी जो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट है वो 8% और 10% का है। बट जो हमें कंपनी को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ा है वो पड़ा है 8% का। तो कंपनी 8% देगी 175 पे, ना कि 8 और 10% जो दोनों का अलग अलग दे रखा है। तो 8% का इंटरेस्ट रेट 14 लैक्स होता है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपका 52 लैक्स का आ गया, जिसमें टैक्स आपका 40% का रेट दे रखा है। तो ये आ जाएगा आपका 20.80। तो अर्निंग बिफोर डिविडेंड कह लो या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, क्योंकि क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है नहीं, तो ये आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आपका 31,20,000, जिसमें से आपने डिविडेंड 16.67% का दे दिया। तो आपका जो रिटेन अर्निंग है ये बच गया आपका 26 लाख। सो गाइज हमने ड्रॉ ऑफ द इनकम तो निकाल लिया। क्वेश्चन का सेकंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ द सुटेबल ग्रोथ रेट। तो कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू में आर। बी है आपका रिटेन अर्निंग और आर है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आर तो क्वेश्चन में आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, और ये है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आपका रिटेन अर्निंग तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि आपका डिविडेंड 6.6% पे करते हैं, तो आपकी रिटेन अर्निंग हो गई 83.33। और रही बात रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका हो गया कि 31,20,000 आपने कमाया, और जबकि आपका लगा 100 लाख रुपीज़ का तो इक्विटी शेयर हो गया, और रिजर्व आपके पास था 300 लाख का। तो आपकी जो रिटर्न बनी वो बनी 7.8। तो रिटर्न आपकी 7.8 बनी, तो वो हमने, ये आपका वर्किंग नोट 1 में आ जाएगा इस पार्ट का। तो वो हमारा 7.8, तो 83.33 का 7.8 निकालेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो 6.52% आ जाएगी। तो ये आपकी गाइस ग्रोथ निकल के आ गई 6.52%। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट का सेकंड पार्ट वो भी कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन थर्ड पार्ट में पूछता है कि कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। मतलब आपका जो ग्रोथ मॉडल है वही लगेगा, और कंपनी का फेयर प्राइस मतलब आज का फेयर प्राइस निकालो, जबकि क्वेश्चन ने कंपनी का मार्केट प्राइस दे रखा है कि आज कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो 14 है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि रियली में जेन्युइनली वो 14 है ही भी कि नहीं है, या तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का, वही ग्रोथ मॉडल का, दोनों सेम ही होते हैं। D01 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ।
तो ईयर एंड पे हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं डिविडेंड पर शेयर। देखो आपको जो डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया 5,20,000 था, नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपके 10 लाख थे, तो डिविडेंड पर शेयर हुआ 0.52 पर शेयर। तो 0.52 का डिविडेंड है, 1 प्लस ग्रोथ। ग्रोथ क्वेश्चन में हमने निकाल ही लिया था, 6.52 था। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 15% क्वेश्चन ने दे रखा है। और यहाँ पे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे मैंने इसे रिटर्न लिख दिया था, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ओके गाइस, सो ये आपका 7.8% आ गया। पीओ आपका जो करंट मार्केट वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 6.53 आएगा। अब आपने देखा कि शेयर की वैल्यू तो 6.53 है, जबकि क्वेश्चन ने तो कहा था 14 होनी चाहिए। तो हैंस कंपनीज करंट प्राइस पर शेयर ₹40 और हैंस द शेयर इज ओवर वैल्यूड एंड नो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। कंपनी का आप जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही कह रहा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो 14 है, और हमने निकाला तो रियली में निकला ₹6, ₹6 समथिंग अमाउंट, आपका ₹6.53। तो कहीं ना कहीं कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने फेयर प्राइस भी निकाल लिया और उससे अपना ओपिनियन भी दे दिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, और ये कभी कभी डायरेक्ट और एग्जैक्टली आ जाएगा पेपर में। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। मैसेज एक्स लिमिटेड हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 2.5 पर शेयर ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ 10 इन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2009 को एक्स लिमिटेड ने ₹2.5 का डिविडेंड दिया था शेयर की फेस वैल्यू ऑफ 10 पे। द डिटेल आर एज फॉलो। जैसे करंट मार्केट प्राइस आपका 60 है, ग्रोथ रेट आपका 10 है, बीटा 0.75 है, एवरेज मार्केट रेट आपका 15% है, रिस्क फ्री रेट आपका 9% है। तो क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सेम जो हमने 18-19 क्वेश्चन नंबर किया था जिसमें कैप मॉडल यूज करना था, तो इसमें भी जहाँ क्वेश्चन में बीट आ जाए वहाँ पे आपको कैप मॉडल यूज करना है। तो यूजिंग अ कैप मॉडल यूज करके आपको अर्निंग रेट निकाल देंगे, जिसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। रिस्क फ्री तो आपका 9% क्वेश्चन ने दे रखा है, बीटा भी 0.75 क्वेश्चन ने दे रखा है, और रिटर्न ऑफ मार्केट भी दे रखा है। और उसमें से दोनों के डिफरेंस को बीटा से मल्टीप्लाई करके आपका जो है अर्निंग रेट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 13.5%। तो इसमें आपको इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब आज का करंट मार्केट प्राइस निकालना है शेयर का। तो इंट्रेंसिक वैल्यू कह लो या करंट मार्केट प्राइस कह लो। वाल्टर मॉडल ग्रोथ मॉडल से आपका D01 प्लस में ग्रोथ अपन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, यही फार्मूला होता है, जहाँ पे D0 आपका 2.5 है और 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ आपकी 10% है, 13.5% माइनस 10%। तो आपका जो इंट्रेंसिक वैल्यू कह लो या करंट मार्केट प्राइस कर लो, ₹78.57 पर शेयर्स का निकल कर आएगा। सो गाइज यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 कहूँ तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 18-19 की तरह। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर ए Mr. A is thinking of buying a share of ₹500 each having a face value of 100। देखो मिस्टर ए है, सोच रहे हैं शेयर को 500 का खरीदने के लिए, जिसकी शेयर वैल्यू आपकी 100 है। He is expected the at the ratio of 1.5 during the fourth year। He is expected a bonus। बोनस मिलेगा कितने? 5 शेयर वाले को 1 शेयर का बोनस मिलेगा एट द एक्सपेक्टेड 4 ईयर में। अगर एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात करें तो एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20% है, एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑन द कैपिटल एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन ये कह रहा है कि जो आपने कैपिटल भी लगाई है उसमें भी सेम 20% का इंक्रीमेंट होगा जब आप उसे रिडीम करोगे। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन है, ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ द 7th ईयर
एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 है तो उसमें 20% का इंक्रीजमेंट होगा ड्यू टू एक्सपेंडेड कैपिटल बेस, सेम रखना है आपको। और फर्दर इंफॉर्मेशन है, द इंसिडेंटल एक्सपेंस फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ शेयर आर एस्टिमेटेड टू बी 5% ऑफ द मार्केट प्राइस। जितने का भी लोगे उसमें 5% आपको ऐड करना पड़ेगा परचेज में, और सेल में आपको लेस करना पड़ेगा। ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12%। उसकी एक्सपेक्टेशन है मिनिमम रिटर्न ऑफ द 12% की। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, 500 रुपए का शेयर है, क्या मिस्टर ए को बाय कर लेना चाहिए? इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर assuming no tax on dividend income and capital gain और dividend income पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो बताओ 500 रुपए का जो शेयर है, बताओ वो कितना मैक्सिमम उस शेयर के लिए पैसा कोट कर सकता है। तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि आपको पूरा शेयर परचेज करके वापस रिडीम करने के बाद भी अगर आपको लॉस नहीं होता, आप उतने तक का अमाउंट आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड एंड द सेल प्रोसीड। आपका जो भी डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और जो भी आपका सेल प्रोसीड जाहिर सी बात है जितना भी आपको कैश इनफ्लो आ रहा है आने वाले 7 ईयर में उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और उसको आउटफ्लो से लेस कर दो जितना अमाउंट आप पे कर रहे थे। तो देखो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड तो 20% मिलेगा, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, सेकंड में भी 20 मिलेगा, थर्ड में भी 20 मिलेगा, फोर्थ ईयर में आपका 20 तो 100 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन आपको एक शेयर और फालतू मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको 4 रुपए का डिविडेंड अलग से मिलने लग जाएगा। तो आपको टोटल डिविडेंड अब 24 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। पहले एक शेयर तो अब ये जो 24 का डिविडेंड है ये रेगुलर आपका 7 ईयर तक चलता रहेगा। ठीक है गाइस, 7 ईयर में आप क्या करोगे, 900 रुपए का आपका एक्सपेक्टेशन है और उसमें कैपिटल बेस आपका 20% है। दैट मीन्स कि आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखी हुई है लाइन कि द सेम रेट, मतलब 20% इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। तो कैपिटल बेस आपका जो कैपिटल है उसमें 20% की इंक्रीमेंट होगी। तो 900 का बिक रहा था तो उसमें 20% आपको और ऐड करना पड़ेगा, और उसका 95% इसलिए लेना होगा क्योंकि सेल पे आपका 5% का आपको टैक्स आपका इंसिडेंशियल एक्सपेंस का खर्चा हो रहा है। तो टोटल आपको 1026 का अमाउंट मिलेगा सेल प्रोसीड पे 7 ईयर में, और 7 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और सेल ऑफ द शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 563.68। और जबकि कॉस्ट ऑफ द शेयर कितना है, 5 का था, और 1.05 आपका लगेगा क्योंकि 5% इंसिडेंशियल एक्सपेंस है, तो ये 525 का हो आपकी कॉस्ट होगी। तो आपको नेट गेन हो गया 38। सो यहाँ पे कंपनी ने पूछा कि मैक्सिमम आप कितना खर्च कर सकते हो, तो 563.68 तक खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट तक हमें इस कंपनी में प्रॉफिट होगा, उसके बाद हमें वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर। सो हैंस ही शुड बाय द शेयर एंड शुड रेडी टू पे अ मैक्सिमम 563.68 करेगा, लेकिन इसके अंदर भी आपका कहीं ना कहीं 5% का अमाउंट इंक्लूड है मैक्सिमम प्राइस। तो 568.68 डिवाइड बाय 105 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओरिजिनली वो 536.84 तक का शेयर ले सकता है, क्योंकि जैसे ही वो शेयर लेगा उसमें 5% का एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, तो वो 563.68 का हो जाएगा। तो शेयर का प्राइस अगर 536.84 है तो वो यहाँ तक का भी ले लेगा, क्योंकि इसमें उसे ना प्रॉफिट और ना लॉस है। बट ये एक बाउंड्री है, इसके आगे जाने पर आपको नुकसान ही होगा। तो वो मैक्सिमम प्राइस है, और मिनिमम प्राइस क्वेश्चन में 500 बाइंग कॉस्ट दे रखी थी। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो कैपिटल बेस की बात है जिसमें आपने 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अमूमन बच्चा भूल जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि एक्सपेक्टेशन रेट तो 900 है ही, तो 900 को आप 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ पे आपका 1.2 आएगा। ड्यू टू दिस लाइन द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑन द कैपिटल on the expanded capital base. So guys, question number 25, the most important question, ये भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 भी कैप मॉडल पे बेस है, पर थोड़ा सा
चेंजेस है इन पार्ट 2। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 9% है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 13%। और जो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो कि मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द डिविडेंड ऑफ प्लेटिनम लिमिटेड इज 7%। The last dividend paid, last मतलब D0, paid on the equity stock of the firm was 2, last dividend 2 है। The beta of platinum limited equity is 1.2, और जो बीटा है platinum limited का वो 1.2 है। What is the equilibrium price means आपको P0 निकालना है of the equity of the platinum limited। तो calculate the equilibrium price, तो आज का करंट प्राइस निकालना है, तो वही आपका डिस्काउंट मॉडल कह लो इसे, या वॉल्टर मॉडल कह लो, या ग्रोथ मॉडल कह लो। पी ओ स्क्वल टू में D0 1 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0। डी आपका 2 दे रखा है क्वेश्चन में, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, 7% की है, 0.07 अपॉन में 13.80। 13.80 एक्सपेक्टेड कैसे आया, तो आप कैप मॉडल का यूज करोगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री प्लस बीटा ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस का रिटर्न ऑफ आपका रिस्क फ्री रिटर्न, ये रिस्क फ्री है। सो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 13.8 आ जाएगा। 13.8 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा पीओ निकल के आ जाएगा 31, मतलब हमारा जो प्राइस है ऑफ द शेयर आएगा 31 रुपये 47 पैसे आ जाएगा। पहले पार्ट में कोई बड़ा इशू नहीं है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा लॉजिकल है। हाउ वुड बी इक्विलिब्रियम प्राइस इफ द चेंज व्हेन, जैसे कि इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन का मतलब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 2%, तो इंटरेस्ट रेट ये जो 9% है ये आपका 11% हो जाएगा, और जो मार्केट का रेट है 13% वो हो जाएगा आपका 15%। तो ये 2% से बढ़ गया। ग्रोथ रेट आपकी 3% से बढ़ गई, तो आपके ये 7% थी, आप कितनी हो गई, 10% हो गई। और बीटा ऑफ द प्लेटिनम लिमिटेड का है 1.3। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो रिस्क फ्री तो आपका 11%, यहाँ पे रिस्क फ्री 11% हो गया 9 से, बीटा आपका 1.3 है, रिटर्न ऑफ द मार्केट 13% से 15% हो गया, और रिस्क फ्री आपका 11% है। तो इनको कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 16.20% आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम यहाँ पुट कर देंगे। ग्रोथ हमारी 10% हो गई है, और डिविडेंड आपका 2 था, 1 प्लस ग्रोथ आपकी 0.10 है। तो आज की आपके शेयर की वैल्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 35.48 हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन जो पार्ट 2 था 26 का क्वेश्चन का, uh, उसमें थोड़ा सा लॉजिक था, अदरवाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट होता है।